नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रशांत। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 8 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, उसको पहले जान लेते हैं, फिर आंसर जानते हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो S.A. बोबडे हैं। ठीक है, ये क्या होने वाले हैं, ये अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, तो इनकी जगह पे नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। तो नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? नए मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं N.V. रमण। ठीक, ये भारत के कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश होंगे? ये भारत के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे N.V. रमण। ठीक है, अच्छा, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करता है? राष्ट्रपति ऑन बिहाफ ऑफ जो वर्तमान सीजीआई होता है उसके रिकमेंडेशन से करता है। सीजीआई मतलब जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसको सीजीआई बोलते हैं। तो उसके रिकमेंडेशन से क्या करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल जो होता है ये आर्टिकल है 124 ब्रैकेट में 2। तो ये आर्टिकल नंबर 124 ब्रैकेट 2। ठीक है, चलिए, अब ये कब बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं 24 अप्रैल को ये क्या करेंगे? पद ग्रहण करेंगे। और कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 26 फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता कौन जीता है? तो ये है ह्यूमबर्ट हरकज। ये कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है क्या किया है? मियामी ओपन टेनिस को जीता है। ये 24 वर्षीय हैं। और ये मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता कहाँ पे खेली जा रही है? तो ये फ्लोरिडा में खेली जा रही है। कहाँ खेली जा रही है? ये फ्लोरिडा में खेली जा रही है। इसके सेकंड नंबर के विजेता कौन है? इसके ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके सेकंड नंबर के विजेता कौन है। अच्छा, इस खेल की जो मियामी ओपन टेनिस है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। इसमें जो ये पुरुष वर्ग में एकल जो है जो जीते हुए हैं। तो जो महिला एकल है उसका जो है विजेता कौन है? महिला एकल के विजेता हैं एशले बार्टी। ये कहाँ की हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E9 देशों की शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक होने वाली है जिसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो भारत की तरफ से भाग लेने के लिए कौन जा रहे हैं भाई? भारत की तरफ से भाग लेने जा रहे हैं संजय धोत्रे। अब ये ई नाइन देश हैं क्या? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, E9 देश जो है एक मंच है जिसमें ये फाउंड किया गया है इसके लिए कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को करता क्या है भाई? यूनेस्को के बारे में आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबको ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूनेस्को जो है क्या है? एक अपनी शिक्षा पद्धति बनाया हुआ है। तो उस शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग ये E9 के देश जो हैं ये उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब उसका उद्देश्य देखिए क्या है ये यूनेस्को का, कि सबको शिक्षा मिले, शिक्षा फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल जो है इसके तहत जो है ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम E9 को। E9 में 9 देश हैं टोटल। E9 में कौन कौन से देश आते हैं उनको देख लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। इन 9 देशों को मिलाकर के पूरे विश्व की लगभग 50% जो है आबादी हो जाती है। और इस 50% आबादी में 70% जो वयस्क हैं वो सब क्या हैं? अनपढ़ हैं।
तो इनको शिक्षित करने के लिए क्या किया गया है, E9 देश का गठन किया गया है, जो कि यूनेस्को की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उस परियोजना के तहत ये कार्य कर रहे हैं शिक्षा फॉर ऑल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड ने किसके साथ ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है UNDP के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया है, एक ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस पर समझौता किया है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो UNDP है, ये UNDP एक एक्सीलरेटर लैब श्रृंखला आपूर्ति बनाती है, और वो क्या करती है, वो व्यापार में पारदर्शिता लाती है। जो व्यापार चल रहा है उसमें क्या करता है, पारदर्शिता लाती है। तो वो पारदर्शिता को लाने के लिए ही UNDP के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक, अच्छा इसमें जो है एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो भी जान लेते हैं। जो ये परियोजना का संचालन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा आंध्र प्रदेश में। उनके कुछ चुनिंदा जिले होंगे, जहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुछ जो चुनिंदा जिले होंगे वहाँ पे जो है इस परियोजना को चलाया जाएगा। और इसमें लगभग 3000 किसान शामिल होंगे, जो हल्दी और मिर्च की फसल को उगाएंगे, और उस पे ये जो है ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस को यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण क्या है, क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है, उसकी स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम लोग जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की स्थापना कब हुई थी भाई? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इस वर्ष की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? सभी के लिए न्यायपूर्ण स्वस्थ दुनिया का निर्माण। सभी के लिए न्यायपूर्ण स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैंने देखिए कल के करंट अफेयर शो में मैंने एक विराट कोहली के बारे में बताया था कि इनको डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आज के क्वेश्चन में भी जो है ये ऑप्शन में है विराट कोहली, तो क्या ये आंसर सही होगा? नहीं, इसका राइट आंसर है पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह को स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्पोर्ट एक्सचेंज है क्या, इसको जान लेते हैं। देखिए ये एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ड्रीम 11 के बारे में जानते हैं, वैसे ही ये भी एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी टीम बना सकते हैं और अपने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो है कि यहाँ पे जो थीम है इसकी वो क्या है। तो थीम है यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा। अब क्या एक्स्ट्रा है ये आप जाकर के, इसको ऐप है ये डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है तरुण बजाज को। सॉरी, राज्य सचिव नहीं, राजस्व सचिव यहाँ पे होना चाहिए था। राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज इसके पहले, तरुण बजाज के पहले कौन था? तरुण बजाज के पहले थे अजय भूषण पांडे। राजस्व सचिव जो थे भारत सरकार के, वो इसके पहले कौन थे?
अजय भूषण पांडे, ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो इनकी जगह पे क्या किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी जरा देखते हैं। तो जो अंजलि भावरा, ये किस चीज़ की सचिव नियुक्त की गई हैं, ये नियुक्त की गई हैं दिव्यांग जनों के आधिकारिक विभाग के सचिव नियुक्त की गई हैं। ये दिव्यांग जन जो हैं उनके आधिकारिकता के विभाग के सचिव को नियुक्त किया गया इनके। इसमें एक और ऑप्शन है, देखिए ज्ञानीश कुमार, इनको भी जो है क्या नियुक्त किया गया है, इनको भी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने इनको सचिव बनाया हुआ है। किस चीज़ का सचिव बनाया है, इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। देखिए अभी तक जो आपको छात्रवृत्ति मिलती थी वो ईयरली मिला करती थी, ईयरली जो है आपको छात्रवृत्ति मिलती थी। ईयरली बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी ईयरली ही छात्रवृत्ति मिलती थी। लेकिन सिक्किम ऐसा पहला राज्य बन गया है भारत का जो क्या करने वाला है, 1 से 12 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को हर महीने छात्रवृत्ति देगा। तो इसके लिए इन्होंने पहले जो शुरुआत की है, इसमें इन्होंने 50 लाख की धनराशि रखी है, जिसे 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों में हर महीने पारदर्शिता के साथ वितरित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैबान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है रामकरण वर्मा को। गैबॉन में, गैबॉन एक कंट्री है, वहां पे क्या किया जाएगा, भारत के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। रामकरण वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहले क्या थे, पहले ये विदेश मंत्रालय में निदेशक थे, विदेश मंत्रालय में निदेशक के तौर पे कार्य कर रहे थे। अच्छा, वर्तमान में इनके पास एक और कार्यभार है, ये वर्तमान में कांगो में भी भारत के राजदूत हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी है। साथ ही जो है वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री का निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, कब मिला था, ये 1999 में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अच्छा, इनके बारे में एक बात और फेमस है। क्या बात फेमस है भाई, ये बात फेमस है कि यूरो के बौद्धिक पिता भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं ये, यूरो के बौद्धिक पिता। हाँ, यूरो मतलब यहाँ वही यूरो की बात हो रही है जो, जैसे डॉलर है, रुपया है, ये एक मुद्रा का नाम है यूरो। तो इनको यूरो का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू।